हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केनस क्लासेस। और आज अपन क्लास 12th का विक्ट्री बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर वन शॉर्ट वीडियोस रहेंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, और एक बेहतरीन अंदाज से अपन इसको चैप्टर को डील करने वाले हैं, जो कि आज अपना है सॉलिड स्टेट, इंग्लिश मीडियम का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर को अपन एकदम बढ़िया बेटर स्टैंडिंग बनाएंगे, जिससे जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जेई की हो चाहे नीट की हो, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, वो चैप्टर बेसिकली आपके क्या है कि इमेजिनेशन पे ज़्यादा आधारित है। ठीक है, और दो चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। देखो सॉलिड स्टेट पहली बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर का ही एक कंपोनेंट आप मान सकते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर होती है तीन प्रकार की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब लिक्विड गैस के बारे में क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, तो सॉलिड स्टेट को क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में डाला गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर को अपन कैसे डील करेंगे, देखो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि परमाणु जो अपने पास एटम्स होंगे, उन एटम्स को अपन क्या है कि यहाँ पे उनकी क्लोज पैकिंग करवानी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड होते हैं वो ठोस होते हैं, मतलब ये आप बोल सकते हो कि कठोर होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एटम्स होते हैं वो एकदम क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वही कंप्लीट अपन को चैप्टर यहाँ पे डील करना है, उसी संबंधित से कि कैसे यहाँ पे एटम्स है वो अरेंज रहते हैं। तो ये चीज़ है, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कौन सा एटम कहाँ प्रेजेंट है और किसको टच कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कौन सी, एटम कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी पोजीशन पता होनी चाहिए। दूसरा कि अपने पास है कौन सा एटम किसको टच कर रहा है। ठीक है, कौन कहाँ प्रेजेंट है और कौन किसको टच कर रहा है, ये दो बातें अगर आपको पता है तो सॉलिड स्टेट लगभग 50 से 60% ये अराउंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी देखो अपन क्या है कि इस कंप्लीट चैप्टर को मॉडल की सहायता से समझेंगे। ठीक है, अपने पास हर एक कंसेप्ट का मॉडल है। ठीक है, चाहे वो यूनिट सेल हो चाहे वो क्लोज पैकिंग हो, इसको अपन मॉडल के द्वारा समझेंगे ताकि ज़्यादा समझ में आई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने। और देखो सबसे पहली बात यहाँ पे अपन को कुछ टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया अपने पास स्पेस लेटिस। ठीक है, स्पेस लेटिस, अब देखना है स्पेस लेटिस क्या होता है। हाँ, एक बात ये भी है कि नोट्स और असाइनमेंट के लिए आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे असाइनमेंट एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस वगैरह सब आपको मिलेंगे। ठीक है, और रेगुलर वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं कि स्पेस लेटिस क्या होता है। देखो स्पेस लेटिस में क्या होता है अपने पास कि 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, पॉइंट्स का एक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स का एक अरेंजमेंट करते हैं और उसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोल देते हैं, स्पेस लेटिस बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लिए, तो ये जो पॉइंट्स की ये रेगुलर जो अरेंजमेंट होगी, इसको आप स्पेस लेटिस बोल देते हो। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हो, स्पेस लेटिस बोलोगे। तो ये चीज़ हो गई अपने पास ऐसे, क्लियर है। ये ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, एक स्पेस लेटिस तैयार हो जाएगा। बस पॉइंट्स होते हैं, इमेजनरी जो पॉइंट होते हैं, उन्हीं का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, स्पेस लेटिस कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक बढ़िया बेटर अंडरस्टैंडिंग अपन को बनाते हुए यहाँ पे चलना है। ये चीज़ देखो, तो ये पॉइंट का जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है 3D के अंदर, इमेजनरी पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ऐसे हकीकत में पॉइंट थोड़ी होंगे, ये इमेजनरी पॉइंट्स है। तो इन इमेजनरी पॉइंट्स की जो अपने पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी, उसी को आप क्या बोलते हो, स्पेस लेटिस बोलते हो। देखो इससे पहले क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन वगैरह ये सारे कुछ दे रखे हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स हो गए, मेटालिक सॉलिड्स हो गए, कोवलेंट सॉलिड हो गए। तो वो आप है वो खुद से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन है, या फिर अपन नोट्स वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट बना है, इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेस लेटिस बोल रहे हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको अपन स्पेस लेटिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन इमेजनरी पॉइंट्स पे अगर एटम रख दूं, ठीक है, अगर मैं इन पे एटम रख दूं, जो इमेजनरी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, इन पे अगर अपन एटम्स रख दें ऐसे, तो इसको आप क्या बोलते हो, तब आप इसको बोलोगे क्रिस्टल लेटिस बोल दोगे। ठीक है, अगर इस पे एटम्स रख दिए, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाएगी, क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल
लेटिस। तो ये चीज़ हो गई। केवल पॉइंट का अरेंजमेंट है तो स्पेस लेटिस, और पॉइंट्स पे उन पे एटम आपने रख दिया तो वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लेटिस कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब देखो क्रिस्टल लेटिस जो बनता है ना, वो किससे बनता है, एक छोटी सी यूनिट होती है, बस उसी को बार बार रिपीट करने से आपके पास क्या बनता है, क्रिस्टल लेटिस बनता है। समझ में आ गया ना मेरी बात ही। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि भाई ह्यूमन जो है या फिर जितने भी एनिमल है तो उनमें क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है, उन्हीं सेल को बार बार रिपीट करने से अपनी पूरी बॉडी बनती है। तो वैसे ही क्या होगा कि क्रिस्टल लेटिस में भी एक यूनिट होगी, उस यूनिट को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपके पास पूरा क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाएगा, और उसी को ही आप यूनिट सेल बोलते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अपना आपको एक बना के दिखा देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे बना सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जैसे ये इसको आप यहाँ से मिला सकते हो इसको। ठीक है, ये ऐसे, ये ठीक है। तो ये एक बक्सा जो तैयार हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, यूनिट सेल बोलोगे भाई। इसी को बार बार रिपीट करने पे क्या होगा, आपके पास एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये सबसे छोटी यूनिट है, इसी को बार बार रिपीट करते रहो तो 3D के अंदर आपके पास क्रिस्टल लेटिस तैयार हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब देखो अपने पास यूनिट सेल तो आपको समझ में आ गई कि भाई स्मॉल रिपीटिंग यूनिट है, जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। अब देखो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल के पैरामीटर्स पढ़ने हैं। तो देखो क्या होते हैं ये पैरामीटर्स, क्या होते हैं देखो। अगर पैरामीटर की अपन बात करेंगे तो मापक हो गए। ठीक है, जैसे देखो अगर कोई चीज़ 3D में लेते हो तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड होती है। ठीक है, इसमें ये जो एंगल है वो मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा ये क्या है अपने पास, एंगल बिटवीन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के बीच के क्या हो गए, एंगल हो गए। और ये लेंथ मैं मान लेता हूँ ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए बी और सी ये क्या कहलाएगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो ये अपने पास हो गए एंगल बिटवीन एक्सिस हो गई, और ए बी और सी ये हो गए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हो गई। ठीक है, तो इन्हीं अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए बी और सी इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल होती है, बुक के अंदर आपने देखा होगा, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल हो गया और क्यूबिकल हो गया। पर आपके जो सिलेबस के अंदर है मेन आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में कौन सी है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल आपकी ये एक ही सिलेबस में बार बार रिपीट हो रही है। वैसे हेक्सागोनल भी आती है। ठीक है, तो इसको भी अपन कंबाइनली पढ़ लेंगे, हेक्सागोनल। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हेक्सागोनल हो गया और सिलेबस के अंदर क्यूबिक यूनिट सेल दो आप यहाँ पे मुख्यतः पढ़ सकते हैं। क्यूबिकल में क्या होगा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ए बी और सी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज़ होगी। तो आपको देखो मेन फोकस करना है क्यूबिक यूनिट सेल पे। ठीक है, इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और ए बी और सी इक्वल होंगे। नाम में ही है क्यूबिकल, यानी क्यूब जैसा आकार आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्यूब जैसा आकार बना लिया। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, यानी ए बी सी बराबर होंगे, और सारे के सारे कोण क्या होते हैं अपने पास, जो एंगल होते हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा 90, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। बस इसी को अपन क्या बोल देते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल। अगर आपकी यूनिट सेल ऐसी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई यूनिट सेल ऐसी आ रही है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा 90 डिग्री हो, ए बी और सी अपने पास क्या है, इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे कि यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिकल है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो क्यूबिकल ही अपन को पढ़नी है। तो क्यूबिकल यूनिट सेल आपकी कितनी टाइप की होती है पहले ये बता देते हैं। ठीक है, क्यूबिकल यूनिट सेल। तो क्यूबिकल यूनिट सेल आपके सिलेबस में देखो दो प्रकार की बताई गई है। ठीक है, एक तो है प्रीमेटिव। ठीक है, प्रीमेटिव यूनिट सेल,
या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो प्रीमेटिव यूनिट सेल बोल दो चाहे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो, एक ही बात है। और एक आपके पास है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। और यहाँ पे सेंट्रल वाली है वो 3 है आपकी, ठीक है। कौन कौन सी है, एक तो है आपके पास बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप क्या बोलते हो, बीसीसी बोलते हो, ठीक है। एक आपके पास है फेस सेंटर, तो फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है, जिसको आप एफसीसी बोलते हो। और एक आपके पास होती है एंड सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल। ज़्यादा एंड सेंटर काम की नहीं है, आपके काम के हैं प्रीमेटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। समझ में आ गई बात है। तो ये चीज़ होगी, तो प्रीमेटिव को पढ़ना है, बॉडी सेंटर को और फेस सेंटर को। आखिर में अपन एंड सेंटर और हेक्सागोनल दोनों के साथ में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कहाँ से, प्रीमेटिव यूनिट सेल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, एक बार इनमें अपन देखते हैं कि क्या होता है प्रीमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी बात करेंगे अपने, ठीक है। तो पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अपने आगे चलते हैं और यूनिट सेल के बारे में गहन रूप से अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल भी अपने पास कौन सी है, क्यूबिकल, जिसमें ए बी सी दोनों तीनों इक्वल रहेंगे और अल्फा बीटा गामा 90 होंगे। सबसे पहले देखो कौन सी है अपने पास, सबसे पहली है प्रीमिटिव, ठीक है, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये चीज़ है, तो दोनों एक ही मतलब है, प्रीमेटिव बोल दो चाहे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो, एक ही बात होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनिट सेल पढ़ रहे हो तो मैंने कहा था ना, सॉलिड स्टेट के अंदर 2 चीज़ें ध्यान में रखो, कौन कहाँ प्रेजेंट है और किसको टच कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहली पॉइंट कि पोजीशन क्या है एटम की, ठीक है। तो एटम्स की पोजीशन क्या होती है, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक है। किसी भी क्यूब का देखो आप पढ़ रहे हो तो इससे पहले कहीं ना कहीं आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो रिवीजन चल रही है ये, ठीक है। अपन को ये क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ना कि एकदम पूरा पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो पोजीशन अपने पास यहाँ पे क्या होगी, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब के कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे। जैसा कि ये देखो आपके सामने ये जो ढांचा रखा हुआ है, इसके अंदर अपने पास क्या है, इसके अंदर अपने पास केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे के कॉर्नर पे और ऊपर के ये 4 कॉर्नर पे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आपको नजर आ रहा है, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आप मॉडल मान सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मॉडल होता है, एक एटॉमिक मॉडल होते हैं, 2 मॉडल होते हैं। तो वो ये कौन सा है, ये न्यूक्लियर मॉडल है। ये जो आपको एटम दिख रहे हैं ये बस क्या कर रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि एटम को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऊपर कॉर्नर पे एटम है, और 1 2 3 4 ही नीचे वाले कॉर्नर पे है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे क्या होंगे, एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। वैसे पोजीशन लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, तो कॉर्नर्स ऑफ क्यूब हो गया। अब बात आती है कि कौन किसको टच कर रहा है। तो टच में आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो ध्यान में आपको यह रखना है कि एज लेंथ के एंड पे जो अपने पास एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, टच टू ईच अदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, एज लेंथ के एंड पे जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जैसे कि देखो मान लो ये मेरे पास एक एज होगी, तो इस एज के अपने पास क्या होंगे, जो एटम होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मान लो एज है अपने पास, ये इतनी एज हो गई, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो इस एज के एंड पे जो एटम होंगे ना वो अपने पास एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जैसे कि ये वाला एटम इस वाले एटम को टच करेगा, ये वाला एटम उस वाले एटम को टच करेगा, ये वाला एटम इस वाले को टच करेगा, ठीक है। पर ये एक दूसरे के तिरछे, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ना ही बॉडी डायगोनल वाले एक दूसरे को टच करेंगे, यानी ये और वो उधर कॉर्नर वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि एज लेंथ के जो एंड होंगे वहाँ के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ, देखो उससे आपको क्या है कि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखो जैसे कि ये जो मॉडल है ना, ये होता है एटॉमिक मॉडल।
ठीक है, ये देखो ये वाला अपने पास। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला एटम इस वाले एटम को टच कर रहा है, और ये वाला एटम इस वाले एटम को टच कर रहा है, और ये वाला एटम इधर वाले एटम को टच कर रहा है। ठीक है, यानी एज लेंथ के एंड पे जो एटम है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर मैं बोलूँ, जैसे इसको अगर मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये एटम इस वाले को टच थोड़ी करेगा। ठीक है, या फिर ये वाला एटम, ठीक है, या फिर ये वाला एटम इस वाले एटम को टच नहीं करेगा। यानी बॉडी सेंटर और फेस सेंटर पे जो अपने पास है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बॉडी सेंटर या फिर बॉडी डायगोनल, ऐसे बोलते हैं, बॉडी डायगोनल एंड फेस डायगोनल के जो एंड्स पे जो एटम प्रेजेंट होंगे, एंड्स पे जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, नो टच इज इधर। ठीक है, तो सबसे 2 पॉइंट आपको पता चल गए, कौन कहाँ प्रेजेंट है और किसको टच कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोजीशन मैंने बता दी कि सारे कॉर्नर पे, क्यूब के जितने भी कॉर्नर होंगे उस पर एटम होगा। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रीमेटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हो। और एज लेंथ, ठीक है, या एज लेंथ के जो एंड होंगे वहाँ के जो एटम होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल के एंड्स पे जो एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तीसरा देखिए, तीसरा है अपने पास नंबर ऑफ एटम्स बाय मास पर यूनिट सेल। ठीक है, यानी पर यूनिट सेल के अंदर अपने पास कितने एटम आ रहे हैं। अब कई कहेंगे 8, नहीं 8 नहीं है। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर कितने आ रहे हैं वो अपन को बात करनी है। ठीक है, जैसे मान लो, देखो मैं ये, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो अगर मैं क्यूब का, ये देखो अगर मेरे पास ये एक क्या है, ये चीज़ है, देखो अगर मैं इसको ऐसे अगर बनाऊं, ठीक है, तो क्यूब का देखो ये लेंथ ऐसे रहेगी ना, क्योंकि सेंटर से सेंटर मिलाने अपन को। तो सेंटर से सेंटर मिलाने पे आपको देखो क्या नज़र आ रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट अंदर आ रहा है। ठीक है, बाकी सारा पार्ट देखो वो उधर वाला बाहर छूट गया। ठीक है, तो ऐसे अपने को देखो पूरा आइटम नहीं लेना, एटम क्या लेना है कि यूनिट सेल के अंदर बाई मास एटम आना चाहिए, यानी उसका मास है वो अंदर जितना इन्वॉल्व होगा उस यूनिट सेल के अंदर वो लेना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट आप पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, या तो देखो एन कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे जितने एटम है अपॉन में 8 कर दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कॉर्नर एटम होते हैं ना जो यहाँ वाले, इस वाले में, ठीक है, इसमें क्या होता है अपने पास इसका केवल 1/8 पार्ट ही अंदर आता है। कितना पार्ट, 1/8 पार्ट। कॉर्नर पे जो एटम होते हैं उनका 1/8वां भाग अंदर आता है। ठीक है, बाकी पूरा पार्ट क्या बाहर रहता है। तो NCR/8, यानी कॉर्नर पे एटम है अपॉन में 8, प्लस अगर अपने पास क्या हो फेस सेंटर पे, ठीक है, यानी ये जैसे ये मान लो फेस है ना, ये फेस होता है ये, तो इस फेस के एकदम अगर सेंटर पे है तो उसमें आप क्या करोगे, अपॉन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। उसका क्या होता है, आधा भाग अंदर आता है आधा बाहर जाता है। प्लस में आप क्या कर दोगे यहाँ पे N एज पे, ठीक है, अगर कोई एटम क्या है एज पे प्रेजेंट है, एज के सेंटर पे अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या होता है 1/4 भाग है वो अंदर आता है। और प्लस में क्या हो जाएगा N बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे आ रहा है तो उसका एक पूरा भाग अंदर आएगा, क्योंकि एक एटम अगर पूरा अंदर है तो उसका तो पूरा पार्ट ही अंदर आएगा। तो ये हो गया अपने पास। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे, NCR/8 प्लस NF/2 प्लस NH/4 प्लस N बॉडी/1। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ से देख लो, हाँ कॉर्नर पे कितने एटम है, 8 है, और एक एटम का कितना भाग अंदर आएगा, 8। तो 8 का कितना हो जाएगा, इंटू 1/8 कर दो, यानी कि 8/8, या फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो 8/8, प्लस फेस पे कोई एटम नहीं है तो अपॉन ये क्या हो जाएगा 0.2, और एज पे भी कोई नहीं है तो 0.4, और बॉडी पे भी कोई नहीं है तो 0.1, तो ये आएगा 1 केवल। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, बाकी सारे तो 0 है, तो ये 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात है। ठीक है, अब अपने पास आ जाओ यहाँ पे फोर्थ कंसेप्ट। यहाँ पे क्या है देखो, फोर्थ है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम हो गई, और एज लेंथ किसकी हो जाएगी, यूनिट सेल की हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात का यहाँ पे देखो ध्यान रखो, कंसेप्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी रिलेशन आपको निकालना है एज लेंथ के बीच में और रेडियस के बीच में, तो आप कोई भी ऐसे 2 एटम ढूंढ लो जो एक दूसरे को टच कर रहे हो। ठीक है, देखो इसीलिए मैंने ये बताया था ना कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई सा भी क्या कर लो, एक ऐसी लाइन आप सेलेक्ट कर लो जिसके ऊपर क्या हो रहा है, एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अपने पास क्या हुआ था, टच करने वाले एटम कहाँ है, देखो एटम्स
जो एज लेंथ के एंड पे है, ठीक है, यानी कि ये वाला एटम इस वाले एटम को टच करेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये लाइन आप पूरी उठा सकते हो। तो मान लो कि एज लेंथ आपकी ए है, ठीक है, एज लेंथ कितनी है, ए है, और रेडियस कितनी है अपने पास, हाँ रेडियस को चलो अपने एक काम करते हैं, आर ही ले लो, रेडियस आर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मान लो अपने पास ये हो गई, इतनी लेंथ ली है मैंने, ठीक है, ये इतनी लेंथ मैंने ले ली, और इस पे क्या होगा अपने पास एटम एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे उठा लिया और ये इसके सेंटर से सेंटर मिला दिया। तो ये कितना हो गया अपने पास, ए हो गया, और ये अपने पास क्या हो गई, रेडियस आर और आर हो गई। समझ में आ गई ना बात। ये भाई उधर वाला पार्ट तो पूरा ही बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। कल को क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी देखो, ये ए होगी ना एज लेंथ, और ये आर और आर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या। तो यहाँ से आर और आर कितना हो जाएगा, 2r, और 2r किसके इक्वल होगा, ए के। ये लो रिलेशन मिल गया आपको। एज लेंथ के बीच में क्या हो जाएगा, एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या आपको मिला है, 2r इक्वल टू ए, ठीक है। अब कई ये कंफ्यूज होते हैं कि ये ए पूरी है क्या, इतनी नहीं, पूरी नहीं है, यहाँ से है एकदम, जो केंद्र होते हैं ना ये वाले, ये पॉइंट, ठीक है, ये होती है ए। समझ में आ रही है ना बात ये, क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो पूरा ही रह गया ना, वो यूनिट सेल के अंदर ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये पार्ट आएगा। समझ में आ गई। तो ये अपने पास क्या हो गया, एज लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ एटम के बीच में एक संबंध मिल गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम और नेबरिंग कितने एटम से टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक कोई भी एटम है तो उसके आस पड़ोस वाले उसको कितने टच कर रहे हैं, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ में आ गई बात ही। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्नर वालों का कितना होता है, यहाँ पे कॉर्नर वालों का होता है 8, ठीक है। फेस वालों का कितना होता है, फेस वालों का अपने पास होता है यहाँ पे हाँ, तो कॉर्नर वालों का यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है। समझ में आ गई ना कोई बात है। कैसे, जैसे मान लो एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, तो कॉर्नर पकड़ने के बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक तो इधर एक्स में, एक एक्स डैश में उसको टच कर रहा होगा, एक यहाँ पे वाई पे, और एक नीचे की वाई पे टच कर रहा होगा, एक जेड पे और एक इधर की जेड पे टच कर रहा होगा, ठीक है भाई। ये वाला अगर एटम होगा, देखो एक यूनिट सेल तो होगी नहीं, बहुत सारी यूनिट सेल होगी। तो ये वाला एटम होगा ना, वो किस किस को टच कर रहा होगा, उधर की तरफ टच कर रहा होगा, एक यूनिट सेल इधर होगी तो इधर की तरफ टच कर रहा होगा, एक ये एटम नीचे वाले को टच कर रहा होगा, एक इसके ऊपर यूनिट सेल होगी उसको टच कर रहा होगा, ठीक है। एक इधर की तरफ टच कर रहा होगा इस एटम को, एक उधर की तरफ टच कर रहा होगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 एटम को टच करता है। तो कॉर्नर वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेस वालों का, अगर कोई एटम फेस पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है, 12 होता है उसका। और बॉडी सेंटर वाले का कितना होता है, एकदम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका होता है 8, ठीक है। मान लो कोई बीच में अगर एटम प्रेजेंट है ना, तो 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले एटम को टच कर रहा होगा तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। फेस वाला है वो थोड़ी देर में बताते हैं, एफसीसी जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता देंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस खाली पड़ा है और कितने स्पेस के अंदर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो रेशियो बताता है ना, ये कौन बताता है, पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। इसके लिए क्या होता है, देखो नंबर ऑफ यूनिट से नंबर ऑफ एटम्स आप बोल सकते हो पर यूनिट सेल कितने हैं, ये जो अभी अपन ने निकाला था, इनटू में क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ये सॉरी एरिया क्या, वॉल्यूम ऑफ किसका, एटम का, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपके पास क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन होती है। ध्यान में रखोगे कि सुनो मैं बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ एटम पहले आप यहाँ पे रख दो, जिसको रैंक भी बोलते हैं अपने पास, जो आपके एक आई थी, ये एक रख दी, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, और अपॉन में अपन उसमें क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या निकल जाएगा, टोटल पैकिंग निकल जाएगी कि कितना स्पेस खाली है और कितना भरा हुआ है। ये आपको क्या बता देगा, कितना भरा हुआ है, 100 में से फिर आप माइनस कर लेना, ठीक है, परसेंटेज में निकलवा देंगे। अब देखो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं अपने पास, इसमें 1 आया है, 1
इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एटम हम मानेंगे यहाँ पे कि स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, उसकी रेडियस अगर आर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अपॉन में अपने पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिकल है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ भाई 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब और अपॉन में ए है, ठीक है। ए और अपने पास देखो यहाँ पे अपनी ये रिलेशन निकाला, देखो ए की जगह पे आप क्या रख दो 2r रख दो, तो मैंने रख दिया 2r का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और आर क्यूब का आर क्यूब, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये अपने पास जाएगा कितना 2 टाइम्स, तो कितना आ रहा है आपके पास पाई/6 आ रहा है, ठीक है भाई। कितना आ रहा है पाई/3 × 2 6 हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन में 6 कर दो यहाँ पे, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 6, तो ये अपने पास हो गया 0.52 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास कितनी आ रही है, पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है 0.52 आ रही है। और अगर आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे 0.52 × 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 52% हो गया। समझ में आ गया ना मैं बात, ये 52% हो गया। और 52% पैकिंग फ्रैक्शन का ये परसेंटेज लिया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, ये 52% अपने पास क्या हो गया पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, सॉरी ये अपने पास परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको पूछते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना होगा, तो टोटल परसेंटेज अपने पास 100 है, इसमें से -52 कर दो तो कितने बचेंगे 48%, ठीक है। यानी कि 52% जो अपने पास है वो तो क्या है यहाँ पे एटम ने ये जो जगह है वो घेर रखी है, और 48% वॉइड है यानी खाली स्पेस है। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास टोटल कंसेप्ट हो गए, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा अपने पास पोजीशन कि एटम कहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा हो जाएगा एक एटम किस किस दूसरे एटम को टच कर रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स बाय मास पर यूनिट सेल। इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, कॉर्नर पे कितने एटम है अपॉन में 8, फेस सेंटर पे कितने हैं अपॉन 2, प्लस एज पे कितने हैं अपॉन में 4, और अपने पास एन बॉडी पे कितने हैं अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे अपने पास 8 एटम है, तो 8/8 हो गया, फेस पे नहीं है, एज पे भी नहीं है, बॉडी पे भी नहीं है, तो 8 से 8 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसको रैंक भी बोलते हैं वैसे। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद रिलेशन निकाल दिया एज लेंथ का और रेडियस ऑफ एटम का, जो कि 2r = a है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रखना है, कॉर्नर वालों का 6 होता है, फेस का होता है 12 और बॉडी सेंटर का होता है 8, ठीक है। फिर अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दी, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम रखना है, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम एक स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि क्यूबिकल है तो ए क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो 0.52 आएगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गई। इसका ही परसेंटेज निकालो तो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, तो 52% आ जाएगा। और वॉइड का कितना परसेंट हो जाएगा 48% हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ये इतना समझिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ अपन मूव करेंगे, ठीक है, जो कि अपने पास क्या रहेगी बॉडी सेंटर रहेगी, ठीक है। तो सेकंड अपने यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या होगी पोजीशन, कि एटम कहाँ पर प्रेजेंट है। तो पोजीशन की अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, देखो एक तो यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एटम्स, कहाँ कहाँ पे होंगे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और एक होगा अपने पास सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यानी यूनिट सेल के अंदर होगा और उसके एकदम सेंटर पे होगा। यानी कॉर्नर पे एटम होंगे और एक एटम अपने पास एकदम बॉडी सेंटर पे होगा, एकदम यूनिट सेल के बीच में होगा, ठीक है, अंदर। तो ये चीज़ होगी, जैसे ये देखो यहाँ पे ये सारे एटम कॉर्नर पे रख दिए, ठीक है, और ये नीचे अपने पास क्या है कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है। और ये देखो एक बीच में एटम है, समझ में आ गया ना, ये जो एटम आपको लाल वाला दिख रहा है रेड कलर में, ये आपके पास क्या है, ये यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो वो हो गया बॉडी सेंटर पे हो गया अपने पास, तो ये पोजीशन हो गई। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन किसको टच कर रहा है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप गौर से सुनोगे कि ये कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। कॉर्नर
एटम्स डज नॉट टच ईच अदर। ठीक है, कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो टच कौन करेगा? टच केवल बीच वाला करेगा। ठीक है, जिसको बॉडी सेंटर पे अपन बोल रहे हैं ना, बॉडी सेंटर पे जो होगा ना वो बाकी सभी एटम को टच करता हुआ दिखेगा आपको। यानी कि बॉडी सेंटर एटम विल टच ऑल कॉर्नर एटम। ठीक है, सभी कॉर्नर एटम को क्या करेगा अपने पास बॉडी सेंटर वाला, ये आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? यानी ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये वाले कॉर्नर वाले। ठीक है, ये रेड कलर का बीच में ये सभी को टच करेगा। ये तो था न्यूक्लियर मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो एटॉमिक मॉडल होता है वो बताते हैं। देखो एटॉमिक मॉडल में देखो यहाँ पे तो वो हो गया, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या था, ये एक दूसरे को टच कर रहे थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये आप एक काम करो, ये बीच में रख दो। ठीक है, और बीच में रखने के बाद आप इसको ऊपर रख दो। ठीक है, ये टच कर तो रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, पर ये देखो जैसे इसको आप ना ये करोगे तो ये देखो अनस्टेबल हो रहा है। समझ में आ गया ना? यानी ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये चीज़ है। देखो ये स्टेबल नहीं रह रहा। तो इस वजह से क्या होता है अपने पास, देखो ये इसके ऊपर रखोगे ना तो ये स्टेबल नहीं होगा। ये देख लो। ठीक है, ये स्टेबल नहीं हो रहा, यानी कि एकदम मतलब सेट नहीं होगा। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत घटिया आएगी इसके अंदर। तो आपको क्या करना होगा, देखो आपको ये करना होगा कि इन दो एटम के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ो। ठीक है, दो एटम के बीच में स्पेस छोड़ो ताकि बीच वाला एटम थोड़ा क्या है सही ढंग से इसके अंदर घुस सके। जैसे कि ये इसको छोड़ो, आप देखो ये देखो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, बीच में यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, स्पेस बना दिए। इसमें भी स्पेस है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बीच में अगर ये रखूँ मैं, ठीक है, ये मान लो इसके बीच में मैंने ये रख दिया। तो बीच में रखने के बाद अब ये देखो यहाँ पे एकदम स्टेबल हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई ना भाई बात? ये अब ये एकदम स्टेबल हो गया। बीच में जब स्पेस छोड़ा तो बीच वाला आइटम थोड़ा अंदर और चला गया, जिससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से क्या होता है, ये देखो ये इसको टच नहीं कर रहा, ये इसको टच नहीं कर रहा, ये उसको टच नहीं कर रहा। ठीक है, पर बीच वाला आइटम होगा ना वो देखो सबको टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे अपने पास ये समझ में आ गया कि कौन कहाँ प्रेजेंट है और किसको टच कर रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आगे चलते हैं और तीसरे नंबर पे कौन सी बात होगी अपनी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। और बाई मास देखने होते हैं, फॉर्मूला भी बता ही दिया था। एनसीआर कॉर्नर पे है उसका 8वां भाग आएगा, फेस पे होते हैं उनका क्या होता है बाई 2 आ जाएगा। और अपने पास क्या होगा, एज पे अगर होगा तो उसका कौन सा भाग आता है, चौथा भाग आता है अंदर। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर। और अगर अपन मैं यहाँ पे बात करूँ कि एन एज पे तो हो गया ना, अब अपने बात आ जाएगा सेंटर पे। तो सेंटर वाले का क्या होता है, पूरा भाग अंदर आता है। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे, तो कॉर्नर वाले 8 एटम हो गए और उनका 1/8वां भाग अंदर आता है। ठीक है, प्लस ये अपने पास फेस सेंटर पे है नहीं। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, एन एज पे अपने पास कितना होगा बताओ। एज पे अपने पास कितना होगा, एज पे है नहीं, 0/4 हो जाएगा। कॉर्नर पे सेंटर पे अपने पास कितना है, 1 है और उसका पूरा भाग अंदर आ रहा है। ये देखो ये वाला आइटम देखो इससे यूनिट सेल के अंदर है ना पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, 1 से वो कट गया तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे रैंक या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। हाँ, चौथा अपने पास क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। एज लेंथ और रेडियस के बीच में अब अपन को एक संबंध स्थापित करना है। तो देखो कैसे करोगे, वही है, एज लेंथ को आप क्या मान लोगे, ए। ठीक है, और रेडियस को आप क्या मान लोगे, आर मान लोगे। तो ये चीज़ होगी। अब देखो अपन को क्या करना है, वो भाग लेना है जिसमें, या फिर वो लाइन अपन को सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, अब कई क्या होते हैं, यही ले लेते हैं। अब ये लेने से ये दोनों तो टच थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे को। टच कौन कर रहा है, ये वाला एटम इस बॉडी सेंटर को टच कर रहा है और बॉडी सेंटर इस नीचे वाले को टच कर रहा होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि ये बॉडी जो डायगोनल होगा ना वो होगा यहाँ पे। ठीक है, इस बॉडी डायगोनल पे अपने पास ये एक एटम, ठीक है, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। ठीक है, ये आर डिस्टेंस होगी ना, और यहाँ से अगर अपन काटेंगे तो ये भी आर और ये आर होगी, और यहाँ पे ये आर होगी। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो ये आर, ये आर, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, यानी ये तो 4R हो गया।
ये वाली लेंथ है। और ए के टर्म्स में अगर बात करें, क्योंकि दोनों का रिलेशन निकालना ना, ये दोनों तो लेंथ बराबर ही होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ ए के टर्म्स में, एज लेंथ के कंपेयर में, ये वाली निकालनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कितनी होगी, देखो ये वाली लेंथ हो गई ए, समझ में आ रही ना बात, ये वाली लेंथ क्या होगी, ए होगी भाई, क्यूब है तो ये वाली तो हो गई ए, ठीक है। और इधर वाला ये डायगोनल कितना होगा बताओ, अगर ये ए है और ये भी ए होगा, ठीक है, तो ये वाला डायगोनल कितना होगा बताओ, है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना, कितना आएगा, √2a आएगा ना। कैसे, मैं बोल रहा हूँ ये वाला, ये अपने पास ये जो आ रहा है नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये इधर और ये इधर, ये a है ये a है, तो ये क्या होगा √a² प्लस a², तो ये आ जाएगा √2a², तो √2a आएगा, ठीक है। तो ये तो थी अपने पास a, ये वाली लेंथ a हो गई, और ये वाली ये जो डायगोनल है फेस डायगोनल कितना आएगा अपने पास, √2a आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, a² प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2a² हो जाएगा, तो ये 3a² हो गया। अब रूट लगा दो, क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। यानी कि ये जो डायगोनल अपने पास होगा ये आएगा √3a आएगा। समझ में आ गई बात ये। अब ये देखो दोनों बराबर होंगे, 4r = √3a, ठीक है। तो a = क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √3, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब अगर आपको देखो ये सब, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है, दो एटम के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, ठीक है, दो एटम के बीच में सबसे छोटी दूरी। अब कोई ये बोलेंगे आपने कहा था कि दो एटम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो आर और ये भी आर, नहीं ये नहीं, ये आर ये 2r हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम कितनी होगी, दो एटम के बीच में सबसे छोटी दूरी यही होगी ना, ठीक है। ए के टर्म्स में अगर बात करो तो कितनी हो जाएगी, √3a/2। और नेक्स्ट नियरेस्ट पूछे, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बताओ, सबसे छोटी डिस्टेंस तो इसके और इसके बीच में हो गई, अगली छोटी क्या होगी, ये एज लेंथ होगी a, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर पूछता है, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट या सेकंड नेक्स्ट बोलते हैं या फिर कुछ भी बोलो, तो अपने पास कितना हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट नियरेस्ट अगर पूछे तो हो जाएगा √2a यानी कौन सी हो गई, ये वाली लेंथ, ठीक है। दो एटम के बीच में अगली सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपसे ये पूछते हैं कि नेक्स्ट या फिर थर्ड नेक्स्ट अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि तीसरी सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, तो थर्ड नेक्स्ट अपने पास कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी दूरी हो गई कॉर्नर और ये सेंटर वाले के बीच की, फिर उससे बाद कौन सी हो गई, ये वाली दूरी हो गई, फिर ये हो गई, और फिर ये बॉडी डायगोनल वाली हो गई, ठीक है। तो ये अपने पास आप ध्यान में रखोगे। अब कई कहेंगे ए ही क्यों है, देखो ये तो समझ में आ गया ना, √3/2a सबसे छोटी दूरी होगी, हाँ ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई दो एटम ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इससे छोटी से और क्या हो सकती है, कुछ हो सकती है क्या भाई, इसके अलावा और क्या हो सकती है, √3a/2, दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे, इससे और पास में क्या आ जाएगा, एटम एक दूसरे के अंदर थोड़ी चली जाएंगे, तो वो चीज़ हो गई। तो ये तो क्लियर हो गया। बात आती है यहाँ कन्फ्यूज़न होगी आपकी, तो √2a और √3a, अब आपको भी पता है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना होता है 1.414 और यहाँ कितना 1.732 होता है, तो देख लो कौन बड़ा है, यहाँ पे 1 है, कौन है बड़ा, 1.732, उसके बाद 1.414 और सबसे छोटा 1 होगा, इसलिए a लिखा, √2a लिखा और √3a लिखा। ये चीज़ क्लियर हो गई ना भाई बात ये, तो ये चीज़ है अपने पास यहाँ पे आ गई। हाँ अब उसके बाद अपने पास यहाँ पे आता है क्या चीज़, अपने पास आएगा यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या अपने यहाँ पे, आराम से निकाल सकते हैं भाई। ये पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा बताओ, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, PF = रैंक यानी नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का कितना वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। अब a की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाल ली थी, ये रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr³ और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 4r/√3 का क्यूब हो जाएगा, तो 4r/√3 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ,
ये तो हो गया अपने पास, ऊपर हो गया 8 पाई r क्यूब, ठीक है। और अपोन में क्या हो जाएगा अपने पास 3 पड़ा है, अपोन में 4 का क्यूब कितना होगा बताओ। 4 का क्यूब अपने पास कितना होगा बताओ। 4 का क्यूब अपने पास होगा 16। तो ये हो जाएगा 64r क्यूब अपॉन √3 का कितना हो जाएगा क्यूब, 3√3 हो जाएगा क्या। ये लो, अब इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना हो जाएगा 8 पाई r क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इंटू 64 इंटू r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ आ रहा है मेरे पास कितना √3 पाई/8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया अपने पास √3 पाई बच गया और नीचे 8 बच रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा बताओ 1.732 इंटू पाई की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 3.14 हो जाएगी अपॉन में 8, तो ये नियरली आपके पास कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया ना भाई बात, ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 0% में मैंने लिख दिया, आंसर एक्चुअली कितना आएगा 0.68% आएगा, सॉरी परसेंट मतलब हो यहाँ पे 0.68 आएगा। तो यहाँ से अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकाल ली तो पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हो, वो हो जाएगी 68%, ठीक है। और ये आपको अगर समझ में आ गया तो परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा भाई, इतनी जगह भरी हुई है बाकी सारी खाली हो जाएगी ना, तो कितनी बच गई है अपने पास 68 हो गया ना ये अपने पास है, तो ये हो गया 32%। 32% अपने पास क्या है वॉइड है, समझ में आ गया ना 32% वॉइड मतलब खाली जगह हो गई, तो वो चीज़ हो गई। तो ये अपने पास है बॉडी सेंटर यूनिट सेल का पूरा फंडा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप ये इतना नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट सेल की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना था, वो है फेस सेंटर, ठीक है। तीसरा अपने पास कौन सा हो जाएगा फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो अपन को फेस सेंटर के बारे में पढ़ना है। अब देखो फेस सेंटर में क्या होगा, पहली बात ये पोजीशन के बारे में, कौन कहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आएगा पोजीशन। तो पोजीशन देखो फेस सेंटर में कहाँ पर होती है, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक तो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और दूसरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे फेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है, फेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लो आपने ये एक क्यूब बनाया, ठीक है, तो एटम एक तो कॉर्नर पे होंगे सारे, ठीक है, ये जितने भी 8 कॉर्नर पे एटम होंगे, और दूसरा क्या होगा फेस के सेंटर, फेस के सेंटर यानी इनके जितने भी हैं फेसेस है 6 फेस हैं, तो 6 फेस के अंदर क्या होगा अपने पास फेस के एकदम मिड में ये एटम है वो प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो कॉर्नर एटम पे है, कॉर्नर एटम्स है सभी कॉर्नर पे, और एकदम फेस के सेंटर पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिए 6 एटम लगा दिए। समझ में आ गई ना बात, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इस जगह पर भी, उस जगह पर भी, ऊपर और नीचे, ये 6 फेस के एकदम मिड पे क्या रहेंगे एटम रहेंगे। समझ में आ गई होगी बात ये। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि कौन सा एटम किसको टच करेगा, ये तो पोजीशन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है, कॉर्नर एटम्स डज नॉट टच ईच अदर, ठीक है, कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और ऑपोजिट फेस के एटम, ऑपोजिट फेस मतलब ये एक है अगर एटम है तो इसका ऑपोजिट वाला फेस वाला एटम कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑपोजिट फेस सेंटर एटम्स डज नॉट टच ईच अदर, ठीक है, डज नॉट टच ईच अदर, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब बात आती है कौन सा किसको टच करेगा, तो फेस वाले कोई मेन पढ़ना है आपको, फेस वाला एटम किसको टच कर रहा होगा, तो फेस वाला एटम होगा ना वो अपने पास क्या करेगा सारे कॉर्नर यानी सेम फेस का जो कॉर्नर एटम होंगे उनके, ठीक है, सेम फेस के कॉर्नर एटम के
थोड़ी हिंदी आती होगी, व्हाट्सएप पे यूज़ करते ही हो। तो सेम फेस के कॉर्नर एटम ये एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। किसको? एक दूसरे को नहीं, फेस से। तो फेस वाला ये होगा ना, ये वाला जो भी फेस सेंटर है, ये फेस वाला सेंटर है, इसको ये क्या करेंगे, चारों एटम एक दूसरे को क्या रहे, फेस सेंटर को टच करेंगे। समझ में आ गई ना बात ये? तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एडजेसेंट जो फेस के फेस सेंटर एटम है, एडजेसेंट फेस सेंटर एटम, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। समझ में आ गई ना भी बात? ये एडजेसेंट फेस एटम का मतलब क्या हो गया, अगर ये वाला आप उठा रहे हो तो इसके जस्ट पास वाला फेस ये है, तो इस एटम को टच करेगा और उस वाले एटम को भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा और नीचे वाले को भी टच करेगा, पर अपोजिट वाले को नहीं करेगा। यानी ये ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाला नीचे वाले को ये टच नहीं करेगा। समझ में आ गई ना? जैसे मान लो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे ये मॉडल देखो आप, ठीक है, ये किसका है, ये फेस सेंटर का है, दिख रहा होगा एकदम क्लियरली। यहाँ पे अगर आप देख सको तो ये मैंने एक एटम लगा दिया, ठीक है, इस जगह पे, और ये अपने पास क्या हो गए, कॉर्नर एटम हो गए। ये फेस के एकदम में सेंटर का हो गया। समझ में आ गया? फेस सेंटर है और ये चार क्या हो गए, कॉर्नर पे हो गए। ऐसे यहाँ लगे हुए चार, ये हो गया, और ये ऊपर वाले फेस का है और ये नीचे वाले फेस का हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। और ये वाला एटम, तो इसके अपोजिट वाला फेस वाला कौन सा होगा, ये वाला एटम, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? टच कौन करेगा, ये फेस वाला एटम, फेस सेंटर वाला एटम है ना, ये अपने ही फेस के चारों कॉर्नर एटम को टच करेगा, ठीक है। और अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो एटम होगा ना, वो अपने एडजेसेंट फेस वाले से टच होगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, और ये था अपने पास एटॉमिक मॉडल था। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास होगा एन, कौन सा होगा, कॉर्नर, तो एन कॉर्नर अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एन एज, एज वाले पे कितना होगा, अपॉन 4 होगा। एन फेस, फेस वाले में अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। और अगर अपन बात करें तो एन सेंटर वाले पे कितना होता है, अपॉन में 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख सको तो ये देखो, यहाँ मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसका हाफ पार्ट बाहर है, हाफ पार्ट अंदर रह गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपॉन में क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। एज पे होता है ना तो उसका 1/4 भाग ही अंदर आएगा। जैसे मान लो ये इतना ले लो यहाँ पे, ठीक है, तो 1/4 भाग आता है। तो यहाँ से एन कॉर्नर कितने हो गए अपने पास, कॉर्नर पे 8 है, ठीक है। फेस पे अपने देखो, एज पे तो कुछ है नहीं, तो अपॉन ये 0/4 हो जाएगा। फेस पे कितने अपने पास 6, और इसमें अपॉन 2 आ जाएगा, और सेंटर पे कोई है नहीं तो 0/1। तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 4। तो 4 इसकी रैंक आ रही है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन निकाल लो आप, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अब बार बार नहीं, ए एंड आर, यानी एज लेंथ और रेडियस के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है कैसे निकालोगे, सबसे छोटी वो मतलब या डिस्टेंस निकाल लो, वो लाइन चूज कर लो जिस पे अपने पास क्या होंगे, एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से फेस डायगोनल सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा। ये कॉर्नर एटम इस फेस सेंटर को टच करेगा और ये फेस सेंटर इसको टच करेगा। यानी मैं अगर लेता हूँ तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फेस डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। ये फेस डायगोनल हो गया, ये होगी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी क्या होगी, आर होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बताओ, ये ए, तो ये कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगी √2a, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4r इक्वल टू √2a हो गया। और यहाँ से a की वैल्यू आप लिख सकते हो 4r/√2, ठीक है। अगर नियरेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस यही हो सकती है ना, इन दो एटम के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। दो एटम जो एकदम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उससे सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी हो सकती है, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, ठीक है। दो एटम के बीच की सबसे छोटी दूरी तो एटम टच कर रहे हैं वही होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसका आधा कर दो, तो √2a/2, तो ये हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट नियरेस्ट पूछेगा तो नेक्स्ट नियरेस्ट तो क्या हो जाएगी, या फिर आप ऐसे बोल दो, मतलब सेकंड नेक्स्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगी a, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट अगर पूछता है तो क्या हो जाएगी √2a। फोर्थ अगर पूछता है तो क्या हो जाएगी √3a। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये है। अब अपन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Z × 4/3
पाई आर क्यूब। जेड क्या होती है, कितने एटम अंदर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं एटम बताओ, 4 आ रहे हैं ना, तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 और ए की जगह ए क्यूब हो जाएगा ना, 4 का क्यूब कितना होगा भाई 64 हो जाएगा, आर का क्यूब आर क्यूब का हाँ मतलब आर का क्यूब आर क्यूब होगा ना, और अपॉन में √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इंटू 2√2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 × 64 और इंटू आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ कट रही है क्या? हाँ, आर क्यूब से आर क्यूब गया। ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा क्या, 4 × 2 8 होगा तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपॉन में आ रहा है 6। ठीक है, तो √2 पाई अपॉन कितना आ रहा है 6, √2 की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा बताओ, नियरली आएगा ये 0.74। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो 0.74 इसका होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो पैकिंग इफिशियंसी बोलते हो, तो वो कितनी हो जाएगी 74%। और परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछे तो वॉइड का परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ, माइनस कर लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 26%। ठीक है, तो 26% खाली जगह और 74% भरी हुई जगह होगी। अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा किस में होगी पैकिंग फ्रैक्शन, फेस सेंटर में होगी। उसके बाद कौन सी होगी अपने पास, बॉडी सेंटर, और उसके बाद सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसकी होती है, सिंपल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की हो गई। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, अगर वो एंड सेंटर क्या होता है मैं बता देता हूँ। हाँ, एंड सेंटर में क्या होता है अपने पास कि एटम होते हैं ना वो कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे होते हैं, और किसी एक फेस पे अगर आप एकदम फेस पे, मतलब मैं बता रहा हूँ एक कोई भी फेस चूज कर लो और उसके सेंटर पे एक एटम रख दो, और फिर उसमें रखने के बाद जस्ट अपोजिट वाली पे अगर आप एक और एटम रख दोगे तो ये बन जाती है एंड सेंटर बन जाती है। कोई से भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख रहे हो तो इसके अपोजिट में। ठीक है, यानी दो अपोजिट फेस पे क्या होंगे, फेस सेंटर पे क्या होंगे एटम होंगे, तो वो एंड सेंटर बन जाता है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया ना भाई। ये कॉर्नर पे कितने होंगे 8 × 1/8 तो 1 हो गया, और ये फेस सेंटर होंगे, फेस सेंटर कितने हैं 2, और एक का कितना आता है हाफ, तो 2 × 1/8 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। और हेक्सागोनल में क्या होता है देखो, हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है HCP। ठीक है, उसमें अपने पास क्या होता है आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा। ठीक है, कि एक हेक्सागन होगा, और हेक्सागन पे क्या होता है अपने पास एटम है ना, वो एक तो फेस पे होते हैं, मतलब ये कॉर्नर पे होंगे सभी। ठीक है, तो सभी कॉर्नर पे एटम होंगे, और फेस के ये सेंटर पे होंगे, इस पे और इस पे, और बीच में 3 एटम होंगे बॉडी के एकदम बीचों बीच। समझ में आ गई, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से अगर आप देखो तो टोटल कितने हो गए कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे वाले 12। ठीक है, और एक का क्या होगा अपने पास 1/6 पार्ट आएगा। अब आप कहोगे कॉर्नर कितना आता है 1/8 आता है, पर वो क्यूबिक में होता है। अगर हेक्सागोनल लोगे ना तो थोड़ी ऐसे तिरछी नहीं हो जाएगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, थोड़ा और कम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/6 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई 1/6 हो गया। उसके बाद फेस पे अपने पास 2 हैं, एक फेस का आधा होता है और 3 बॉडी के अंदर ही रह गए। ठीक है, एकदम अंदर, तो कितने हो जाएंगे ये 2, ये 1, और ये कितने हो गए 3, ये 2 हो गया 1 3 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका कितना आता है 6 आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका कितना होता है 12 ही होता है वैसे। और यहाँ पे अगर बात करो तो इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल शेप की होती है 3D हेक्सागोनल, और वो एंड सेंटर हो गया। तो सारी अपन ने यूनिट सेल्स देख ली। अब अपन आते हैं क्लोज पैकिंग की तरफ। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पैकिंग के बारे में। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, एक आप बोल सकते हो कि एटम का ऐसा अरेंजमेंट कि एटम के बीच में डिस्टेंस कम से कम रहे। ठीक है, डिस्टेंस कम से कम रहे और एटम के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। समझ में आ गई ना भाई बात, ये भाई एकदम क्लोज किसी चीज़ को रखना है तो एटम के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होनी चाहिए,
और डिस्टेंस कम ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्ट करेगी ना दो चीज़ों के बीच में, तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है। यानी कि अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा होनी चाहिए, एंड आप बोल सकते हो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बस उसी अरेंजमेंट को आप क्लोज पैकिंग बोलते हो, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग देखो अपने पास करवाने के लिए पहले क्लोज पैकिंग को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। अब वो कौन कौन से 3 भाग है, एक तो 1 डायमेंशनल पैकिंग, एक 2 डायमेंशनल पैकिंग और एक 3 डायमेंशनल पैकिंग। अगर किसी एक एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे मान लो, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अपन एटम का अरेंजमेंट करते जा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन बोलेंगे। 1 डायमेंशन को मिलाने पर क्या बनता है, 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशन अपने पास दो प्रकार की होती है, एक तो होती है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर ए टाइप भी बोलते हैं इसको। और एक होती है अपने पास 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देखो पहले ये बनता है, सबसे बेसिक यही है, 1 डायमेंशन। एक लाइन पे, एक लाइन के अलोंग, एक एक्सिस के अलोंग आप एटम का अरेंजमेंट करते जाइए तो वो 1 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। 2 डायमेंशन क्या होगा, जब 1 डायमेंशन को आप जोड़ते जाओगे, भाई एक्स में हो रहा था, अब एक्स और वाई दोनों में मान लो एटम का अरेंजमेंट करते जा रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, 2 डायमेंशन बोलोगे। अब ये दो प्रकार से हो सकती है, या तो स्क्वायर और या तो अपने पास हेक्सागोनल होगी। और 3 डायमेंशन के 3 होते हैं अपने पास पार्ट। सबसे पहला है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसको अपन ए टाइप भी बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है, ये हो गया ए टाइप भी इसको बोला जाता है। एक अपने पास होती है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, क्लोज पैकिंग जिसको अपन बोलते हैं HCP बोलते हैं। ये चीज़ हो गई, इसको अपन ए बी टाइप भी बोलते हैं। और एक अपने पास सबसे लास्ट में हो जाएगी 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको अपन CCP भी बोलते हैं। और ये हो गया अपने पास ABC टाइप, ऐसे चलता जाएगा। तो ये अपने पास हो गया। देखो इसको मिला के ये बनता है 2 डायमेंशन में अपने पास 2 स्ट्रक्चर बनती है, तो इन्हीं को मिला के अपने पास 3 डायमेंशन में तीनों एक्सिस में आप एटम का अलाइनमेंट करोगे तो 3 तरीके होते हैं, 3D स्क्वायर, 3D हेक्सागोनल और 3D क्यूबिक। अब 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। देखो मैं यहीं पे समझा देता हूँ कुछ तो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखो 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन के अंदर क्या होगा, एक एक्सिस मान लो आपने ली है, तो उसके अंदर एटम तो एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि एक एटम ये लगा दो, डिस्टेंस कम रखनी है तो एकदम चिपका के रखो, ठीक है, एकदम चिपका के एटम को रख दो। बस ये क्या हो गया अपने पास 1 डायमेंशन पैकिंग हो गई, जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि 1 डायमेंशन है, ठीक है, ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो गई। एक एक्सिस के अलोंग में अगर आप एटम को अरेंज कर रहे हो तो वो 1 डायमेंशन होगी। अब ये एक एटम अगर मैं ये ग्रीन वाला अगर कंसीडर करूँ तो कितने अदर एटम को टच कर रहे हैं, 2 एटम को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर एटम कंसीडर करें तो ये 2 एटम को टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आते हैं अपने पास 2 डायमेंशन पे। 2 डायमेंशन पे अपने पास क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर को आप, ये देखो ये एक में थी ना, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2D के अंदर लाने के लिए वो तो एक्स एक्सिस पे थी, अब वाई एक्सिस में और लेके आ जाओ। अब लाने के 2 तरीके होते हैं, या तो स्क्वायर होता है या तो हेक्सागोनल होता है, 2 तरीके होंगे ना। कैसे, मान लो ये मैंने ऐसे उठा लिया इसको, ठीक है, ये 1 डायमेंशन वाली मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। और इसके नीचे मान लो एकदम जैसी ऊपर वाली थी ना लेयर, ऐसे अपन ने क्या कर दी, इसके बगल में लगा दी। तो ऐसे करते जाओ आप, ठीक है, इसके एकदम नीचे, यानी कि सारे एटम क्या होंगे, एक ही अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक है। तो उसको आप 2 डायमेंशनल बोल दोगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है ना कि इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये इस स्पेस के बीच में आप एटम को अरेंज कर दो। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, जैसे एटम के बीच का जो स्पेस है, इनमें आप एटम है वो डालते जाइए, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है एक। तो ये 2 तरीके अपने पास हो सकते हैं। एक तो बीच में जो ग्रूव बन जाएगा, ठीक है, जो खड्डा बन जाएगा उनके अंदर डालते जाओ,
या तो फिर सभी एटम एक ही लाइन में आने दो। ठीक है, तो ये दो ही तरीके हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर एक एटम को कंसिडर करूँ तो ये अदर 4 एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका अगर एक एटम कंसिडर करें तो ये 6 अलग अलग प्रकार, ये 6 एटम को क्या करेगा, टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई अपने भाई, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका अगर आपको देखो, अगर ये देखना है मॉडल, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो, ये अपने पास क्या हो गया, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें क्या है, अपने पास एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट की है और वाई एक्सिस में अलाइनमेंट की है, तो अपने पास 2D हो गया। एक एटम को कंसिडर करो, ये 1 2 3 4 4 एटम को टच करेगा, तो ये अपने पास क्या हो गया, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। ठीक है, ऐसे इसको देख लो, इसमें अपन ने क्या किया, जो बीच में ग्रुव था उसके बीच में एटम लगाया है। देखो दो एटम के बीच की जो जगह थी उसमें एटम कंसिडर करो है। ठीक है, अब इस रेड वाले एटम को अगर गौर से देखें तो ये कितने और एटम को अटैच कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 एटम को ये टच कर रहा है ना, तो इस वजह से ये अपने पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। अब इनके अगर सेंटर को अगर आप मिला दो तो एक स्क्वायर बनता है, तो इस वजह से इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा गया है। और इसमें अगर आप इनके सेंटर को टच करते जाओगे तो एक हेक्सागन बनेगा, रेगुलर हेक्सागन, तो इसलिए इसका नाम हेक्सागोनल, अच्छा यहाँ बता दिया क्या, हाँ, तो इसका स्क्वायर नाम रखा गया, इसका हेक्सागोनल नाम रखा गया। ठीक है, अब आते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग पे। 3 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों ही 3D के अंदर क्या करनी है, अपन को अरेंजमेंट करनी है एटम की। ठीक है, अब इसके देखो 3 तरीके हैं। सबसे पहला है 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसके अंदर क्या होगा, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, ये आप बोल सकते हो जैसे कि अभी आपने देखा ना, ऐसा ही अलाइनमेंट क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर लगाते जाओ। ठीक है, इसको मैं आपको इसके द्वारा समझाता हूँ। देखो देखो, इसको एक बार मैं नीचे रख देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट है वो करता जाऊँ, देखो ये था ना अपने पास 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर इसी को मैं बार बार रिपीट करता जाऊँगा, जैसे मान लो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास मान लो फर्स्ट लेयर है। ठीक है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी 2D क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग उठाऊंगा और जस्ट इसके ऊपर ही लगा दूँ ऐसे। ठीक है, जस्ट इसके अपन ने ऊपर लगा दिया, ये चीज़ हो गई। और अब मैं अगर इसको क्या करूँ, इसके ऊपर और लगाता जाऊँ ऐसे। ठीक है, अब ये देखो तीनों एटम है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आए हैं, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है अपने पास, 3D के अंदर, यानी देखो एक्स, ये मान लो ये एक्स है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो 3 एक्सिस के अलोंग में अपने अलाइनमेंट किया है, तो 3D हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बार बार रिपीट करते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखते जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब फर्स्ट लेयर देखो, सेकेंड लेयर के जैसी लगाई है, सेकेंड लेयर थर्ड लेयर के जैसे लगाई है, यानी तीनों लेयर एक जैसी है। तो अगर इसका नाम ए है तो ये भी ए, ये भी ए, इस वजह से मैंने इसको क्या बोला था, ए टाइप की क्लोज पैकिंग बोला। समझ में आ गई होगी बात ये। तो ये चीज़ है अपने पास। अब इसको अगर मैं देखूँ कि कितने एटम इसको टच कर रहे होंगे, अगर बीच में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर मैं एकदम बीच में अगर किसी एक एटम को कंसिडर करूँ, ठीक है, दिख रहा होगा, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, इस मार्कर को देखो, ये वाला अगर एटम मैं अगर कंसिडर करता हूँ, तो ये बगल वाला एटम इसको टच करेगा, एक इधर वाला बगल वाला 2, एक उसके बगल वाला 3, एक उसके बगल वाला 4, 4 एटम टच करेंगे, एक इसके ऊपर वाला टच करेगा। ठीक है, तो कितने हो गए अपने पास, 5, और एक नीचे की तरफ से टच करेगा, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो 6 हो गए ना अपने पास, तो ये चीज़ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रही होगी ना बात है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रही है ना ये बात है, कि एक अगर मान लो, मैं अगर मान लो 3D के अंदर मैं खड़ा हूँ, मान लो, ठीक है, एकदम बीच में मैं मान लो एटम हूँ, तो एक तो मेरे बगल वाले को टच करेगा, एक इधर वाला टच करेगा, 2, एक आगे से करेगा, 3, एक अपने पीछे एटम टच करेगा, तो कितना हो जाएगा, 4, एक ऊपर वाला भी तो टच करेगा और एक नीचे वाला टच करेगा, तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। और ये जनरली देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको काटूँ, सुनो, अगर मैं पूछता हूँ, देखो ये एक क्रिस्टल लैटिस बनता जाएगा, तो मैं कहूँ इसकी अगर स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट काटने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ। ये आप यहाँ से देखो, ये वाले सारा छुपा लो, तो ये 4 एटम आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, और इधर से बीच में से काट दें और इधर से बीच में से काट दें, तो प्रीमेटिव यूनिट सेल नहीं मिल जाएगी आपको।
प्रीमेटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगी। तो यहाँ यूनिट सेल कौन सी मिलती है आपको, यूनिट सेल आपको कौन सी मिलेगी, सिंपल या फिर प्रीमेटिव यूनिट सेल। और इसकी अपने पास क्लोज पैकिंग बिटवीन, हाँ, तो सिंपल या फिर प्रीमेटिव यूनिट सेल की अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, लगभग 52% थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ऐसी पैकिंग कहाँ मिलती है, तो ऐसी पैकिंग आपको एस ब्लॉक एलिमेंट में मिलेगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें इसी वजह से ही ये एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे सोडियम है बहुत सॉफ्ट होता है ये, और मेटल भी है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, पर सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, चाकू की सहायता से काट सकते हो। वो क्यों काट सकते हो, ये देखो ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, ये नीचे की तरफ ऐसे धिसक गई ना, तो इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट में ऐसी क्लोज पैकिंग आपको मिलेगी। ठीक है, इस वजह से वो सॉफ्ट होते हैं थोड़े। तो ये चीज़ होगी। देखो नेचर के अंदर तो ये 3 पाई जाती है। ठीक है, वो 2 तो अपन ने इन तीनों को बनाने के लिए पढ़ा था। समझ में आ गई, 1D और 2D। 1D 2D तो एग्जिस्ट थोड़ी करेंगे, 3D भी तो एग्जिस्ट करता है ना अपने, अगर रियल लाइफ में देखो तो 3D ही एग्जिस्ट करता है। तो 3D में चीज़ें आप देखते हो, तो नेचर के अंदर तो ये 3 पाई जाती है। ठीक है, वो तो अपन ने ऐसे ही इसको बताने के लिए पढ़ाई। ठीक है, इन तीनों को। अब देखो 3D हेक्सागोनल और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी AB टाइप और ABC टाइप को अगर पढ़ना है तो आपको पहले वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं वर्ड्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद 3D और हेक्सागोनल पे और 3D क्यूबिक पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये एक बार इतना देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो वर्ड्स अपने पास क्या होते हैं, वॉइड्स का मतलब हो गया खाली जगह। ठीक है, फ्री स्पेस आप बोल सकते हो। ठीक है, विच आर लेफ्ट, जो कि छूट जाते हैं कब, ड्यूरिंग पैकिंग। ठीक है, पैकिंग के दौरान जो खाली जगहें छूट जाती हैं उनको आप क्या बोलते हो, वॉइड्स बोलते हो। अब देखो वॉइड्स अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, वॉइड्स होते हैं अपने पास टोटल 4 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला होता है ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, ट्राइंगुलर वॉइड। एक अपने पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक अपने पास होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक होता है क्यूबिक वॉइड। तो ये अपने पास टोटल कितने हो गए, 4 प्रकार के वॉइड हो गए। ठीक है, इन चारों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चारों वॉइड को अभी पढ़ेंगे। देखो हाँ, तो सबसे पहले ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कब बनता है, जब अपने पास क्या होते हैं कि 2 एटम जब अपने पास साथ में मतलब अटैच कर दिए जाते हैं ना, तो बीच में जो ग्रूव छूट जाता है, जो खाली जगह छूट जाती है, उसके बीच में जब एटम आता है तो अपने पास बीच में कौन सा यहाँ पे वॉइड नजर आता है, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, इसी वॉइड को आप क्या बोलते हो, ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हो। समझ में आ गई ना मेरी बात। ये जैसे कि ये देखो, ये अपने पास है, ये देखो भाई 2 ये अपने पास बॉल है। ठीक है, 2 एटम है और 2 एटम के ऊपर अपन ने 1 रख दिया, तो बीच में जो खाली जगह छूट रही है ना, इसी वॉइड को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। अब देखो ट्रायंगुलर वॉइड मिलता कहाँ पे, तो पोजीशन की अगर बात करो तो अपने पास जो पहली फर्स्ट लेयर होती है ना, फर्स्ट लेयर, उस पे अपने पास क्या मिलता है, ट्रायंगुलर वॉइड मिलता है। किसकी फर्स्ट लेयर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल हो, चाहे आपके पास क्यूबिक हो। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कराओ चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कराओ। ठीक है, सब दोनों के में क्या होगा अपने पास, ये आप बोल सकते हो फर्स्ट लेयर पे ट्रायंगुलर वॉइड्स मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगुलर वॉइड पे मैक्सिमम कितने साइज का अपने पास यहाँ पे एटम रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ वॉइड किस साइज का रखा जा सकता है, 0.155 आर एटम। ठीक है, ये इसका साइज हो गया। वॉइड का साइज कितना होगा आपके पास, एटम के जितना साइज होगा ना उसका 0.155 टाइम्स इतना अपने पास मैक्सिमम में ये रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है, मतलब 0.155 से आगे भी होता है, पर अभी आप इतना याद रखो कि मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम से मिनिमम अपने पास इस साइज का एटम रखा जा सकता है इस वॉइड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अपन आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे।
टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है अपने पास, जब आप ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अपने पास एक एटम रख दो, ठीक है, इसके ऊपर जब आप एक एटम रख दोगे तो यहाँ पे बीच में अपने पास क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ये चीज़ हो गई अपने पास, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये अपने पास ट्रायंगुलर वॉइड था और इस वॉइड के ऊपर जब मैं एक और यहाँ पे एटम रख दूँ तो अपने पास देखो ये नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोल, नीचे की तरफ जो आपको यहाँ पे नीचे से देखो ये जो छेद दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इस छेद या फिर इसी खाली स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। टेट्राहेड्रल क्यों बोला, अगर इनके सेंटर को आप मिलाओ तो 4 फेस बनेगी, देखो एक फेस ये बनेगी, एक फेस ये बनेगी, एक फेस इधर की तरफ बनेगी और एक फेस नीचे की तरफ बनेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन या लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन इसकी क्या होगी, लोकेशन, तो लोकेशन देखो अपने पास एक बॉडी डायगोनल होता है और उस बॉडी डायगोनल के कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे, यानी आप बोल सकते हो अगर इसकी पूरी लंबाई d है तो d/4 लेंथ पे आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ऐसे ही इस कॉर्नर से d/4 डिस्टेंस चलने पे अपने पास क्या आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं, यानी एक डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल पूछूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, इन एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आप बात कर सकते हो। तो टोटल अपने पास 4 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल के अंदर 2 है, ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे पूछता हूँ कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर या फिर इसके अंदर कितना होगा, हेक्सागोनल के अंदर कितना होगा, जो यूनिट सेल पड़ी थी ना आपने उसके अंदर कितने होंगे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, क्या, HCP इक्वल टू 3/2 ऑफ किसका, FCC, ठीक है। तो इससे, इस फॉर्मूले से आप इन दोनों के बीच में कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है, देखो HCP के लिए निकालना ना, तो 3/2, FCC के अंदर कितने 8 है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल भी ऐसे ही निकालेंगे, टेट्राहेड्रल भी ऐसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो HCP इक्वल टू 3/2 FCC से आप ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर आपसे पूछे कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे मैक्सिमम कितने साइज का एटम रखा जा सकता है, मिनिमम, ठीक है, सॉरी मिनिमम कितने साइज का एटम रखा जा सकता है, तो R वॉइड यहाँ पे होता है 0.225 R एटम, यानी एक एटम की रेडियस के 0.225 टाइम्स अपने पास इतने साइज का एटम रखा जा सकता है उस वॉइड पे, ठीक है। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैसे आप ये बनाओगे, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो 3 एटम ऐसे रख दिए, ठीक है, 3 एटम ऐसे रख दिए। अब इन्हीं को अपोजिट करके ऐसे रख दो, ठीक है, जैसे ये मैंने एक एटम यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये बीच में जो बनेगा ना, ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। अब आपको कोई समझ में नहीं आया, एक काम करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक स्टार बना लो, ठीक है। कई बार एटॉमिक मॉडल है ना, आपको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते जितना न्यूक्लियर बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास एटम है, इस जगह एटम है, इस जगह एटम है, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास जनरेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। जैसे कि यहाँ देखो आप, ठीक है, देखो ये मैंने ये एक मान लो ये ले लिया अपने पास, ये ट्रायंगुलर वॉइड ले लिया, ठीक है। इसके ऑपोजिट जैसे 2 एटम नीचे हैं, एक एटम ऊपर है, तो अब 2 एटम को ऊपर लगा दो, एक को नीचे लगा दो, ये लो, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे थे ना अपने पास, तो 2 एटम आप ऊपर की तरफ रख दो, तो ये बन गया आपके पास, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और इसमें अंतर क्या होता है, देखो आप अगर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आर पार देखोगे तो आपके देखो पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, वाइट कलर का आ रहा है क्या, ठीक है, ये देखो रेड कलर का नीचे आ रहा होगा, ये देखो, या फिर अपने पास यहाँ पे वाइट कलर का नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से जब आप आर पार देखोगे ना, तो पीछे का सारा सीन नज़र आ रहा है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड में ऐसा नहीं होता, देख सकते हो,
टेट्राहेड्रल वॉइड में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। टेट्राहेड्रल वॉइड के आप जब उस साइड से देखोगे, ठीक है, तो आपको पीछे का बैकग्राउंड नज़र नहीं आता, जबकि यहाँ से देखोगे ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, तो पीछे का बैकग्राउंड नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अगर लोकेशन की बात कही जाए, लोकेशन, तो लोकेशन सबसे पहली तो होती है इसकी मिड पॉइंट ऑफ एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ के मिड पॉइंट पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। तो टोटल एज ये अपने पास एज कितनी होगी बताओ? 4 ये ऊपर, 4 नीचे, 8 और 4 ये हो गई, तो कितनी हो गई टोटल? 12 हो गई। ठीक है, तो टोटल अपने पास एज हो गए 12। ठीक है, और उसके मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो एज पे जो भी होता है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना, आर एज का फोर्थ हिस्सा है वो आता है। ठीक है, तो 1/4 कर दो, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। दूसरा बाई मास लोगे ना, बाई मास लेना है अपने पास, ऐसा नहीं है कि पूरा ही ले लो। ठीक है, ये तो बॉडी डायगोनल पे था तो पूरे आ रहे थे, तो इसमें तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ, यहाँ पे देखो, तो मिड पॉइंट ऑफ एज लेंथ आएगा, एज लेंथ टोटल 12। ठीक है, एज पे कोई भी चीज़ होती है तो उसका 1/4 हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आता है, तो ये अपने पास टोटल 3 हो गए। एक होता है अपने पास बॉडी सेंटर पे। ठीक है, एक कहाँ होता है? बॉडी सेंटर पे होता है। बॉडी सेंटर का तो पूरा हिस्सा ही आएगा, तो एक हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC। ठीक है, कितने हो गए अपने पास? 3 और 1 4 हो गए। और अगर आपको यही चीज़ निकालनी हो किसके अंदर? HCP के अंदर, तो निकाल सकते हो। HCP की निकालनी है 3/2, FCC के अंदर कितने हैं? 4 है, ये 2, तो कितने हो गए? 6। तो 6 अपने पास क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। किस में? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में या यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं पूछूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे मैक्सिमम कितने साइज का एटम रखा जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे आर वॉइड ये आता है अपने पास 0.414414 आर एटम। ठीक है, तो ये अपने पास मैक्सिमम साइज का एटम रखा जा सकता है। अब आ जाओ क्यूबिक वॉइड पे। क्यूबिक वॉइड तो एकदम सिंपल है। प्रीमेटिव यूनिट सेल जब भी बनती है, ठीक है, तो उसके बीच में जो बड़ा सा अपने पास छेद बचता है उसी को आप क्या बोलते हो? क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हो। तो लोकेशन प्रीमेटिव यूनिट सेल के अंदर हो गई। ठीक है, और मैक्सिमम कितने साइज का रख सकते हो यहाँ पे? आर वॉइड इक्वल टू मैक्सिमम हो सकता है 0.732 आर एटम। ठीक है, अरे यार मैक्सिमम बार बार नाम आ रहा है, ये जो रेडियस लिखी जा रही है ना वो मिनिमम के लिए, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। रेडियस अधिकतम कितनी रखी जा सकती है? एटम की रेडियस के 0.732 टाइम्स रखी जा सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको? ठीक है, हाँ, क्यूबिक यूनिट सेल समझ गए ना, क्यूबिक वॉइड। ठीक है, क्यूबिक वॉइड के लिए आप ये देख लो एक बार। हाँ, तो ये मान लो मेरे पास क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल मैं बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर रखूँगा। ठीक है, ऊपर रखने पे ये देखो बीच में जो बड़ा सा आपके पास होल क्रिएट हो रहा है अंदर, ठीक है, इसी को आप क्यूबिक बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये सारे वॉइड अपने पास कवर हो गए। हाँ, एक बात ध्यान रखोगे, अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो आप बाई मास निकाल रहे थे पर यूनिट सेल, अगर आपके पास मान लो क्या है? n है। ठीक है, कितना है? n है। देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2n होंगे। ठीक है, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, नोट कीजिए। उसके बाद अपन आगे और क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं। वॉइड अब तो अपने कर ही लिए, तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनती है? हाँ, जब आप देखो फर्स्ट लेयर लगाओगे, ठीक है, किसकी? 2D हेक्सागोनल, ठीक है, क्लोज पैकिंग की। तो आपके पास क्या होगा? देखो ये वाली रही फर्स्ट, तो इसके अंदर आपको ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे होंगे। ठीक है, अब आप लेके आओ क्या? सेकेंड लेयर लेके आओ। तो सेकेंड लेयर के अंदर आपको क्या करना है? ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करना है। ठीक है, किसको? ट्रायंगुलर वॉइड को। तो ट्रायंगुलर वॉइड को अगर मैं कवर करूं, ठीक है, तो ये चीज़ देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास है, तो ट्रायंगुलर वॉइड आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, जितने भी है ना ये सारे ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर मैं इनको कवर करने की कोशिश करूँ, जैसे इनके ऊपर अगर मैं एटम रख दूँ, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? देखो ये ऐसे रखना है अपन को। ऐसे रखने पे अपने पास क्या होगा? देखो कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड आपको नजर आएंगे और कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको नजर आएंगे। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे कौन कौन से, वो देखो।
तो आप ये देखोगे कि जहाँ पर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, देखो जहाँ पर आपको बोर्ड पीछे की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है, और देखो मैंने कहा था ना टेट्राहेड्रल वॉइड में आप क्या नहीं देख सकते वहाँ पे मतलब ये हो गया कि बैकग्राउंड ना टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं दिखता, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के एकदम आर पार देखने में पीछे का बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा रखने पर अब आप देखो जहाँ जहाँ से आपको पीछे का बोर्ड नज़र आ रहा है वो सारे क्या हैं, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और जहाँ पे अपने पास नहीं नज़र आ रहे हैं वो सारे क्या हो गए अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई अपने पास है। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वहाँ से देखो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये क्या है अपने पास, देखो यहाँ से कुछ बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गए अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। ऐसे ही यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऊपर की तरफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी ऊपर वाले सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, नीचे वाले सारे क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, ऊपर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नीचे की तरफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। समझ में आ गया ना बात ये। तो सेकेंड लेयर रखने पे अपने पास क्या होगा, सेकेंड लेयर रखने पे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लेते हो थर्ड लेयर में, ठीक है। थर्ड लेयर में आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड लेयर पे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने पे अपने पास जो फर्स्ट लेयर होगी ना, सेम वैसा का वैसा अरेंजमेंट थर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, थर्ड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है, ये चीज़ समझ में आ गई। थर्ड लेयर पे जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो फर्स्ट लेयर जैसा ही बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसको ए नाम दोगे ना तो ये बी, तो अगला क्या हो जाएगा, सेम ए के जैसी ही लेयर वापस आपको मिल जाएगी। समझ में आ गई ना कैसे, देखो देखो आपको बताते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। अब थर्ड लेयर को मैं रखने जा रहा हूँ, और कहाँ पर रखना है मेरे को, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, यानी ये वाले एटम पे, जो नीचे वाली आपको दिख रही है ना लेयर, इस पे रखने हैं। तो इस पे अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं रखूँ, ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखना है, ये देखो ऐसे, ठीक है। या फिर मान लो मैं इसको थोड़ा ना ऐसे रख देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, देखो मैंने सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किए, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने पे फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसी हो गई। समझ में आ गई ना, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसी हो गई। अब अगर मैं इसको क्या नाम देता हूँ, ए, ये दूसरी है, तो ये अलग, मतलब ये हो गई ना, अरेंजमेंट अलग हो गई, तो ये बी, और ऊपर वाली क्या होगी, फर्स्ट के जैसे ही आ गई टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने पे, तो ये ए और ये भी ए, तो इसलिए इसको ए बी ऐसी टाइप की अपन पैकिंग इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो यहाँ पे अपने पास ऐसी क्या कहलाती है, 3 डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें देखो यूनिट सेल जो बनती है ना, वो हेक्सागनल बनती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली बनेगी आपके पास। देखो कैसे, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, हाँ, तो ऐसे ही बनेगी। देखो कैसे, ये वाले अपने पास है एटम्स रहेंगे, ठीक है, ये बीच में एटम रहेगा, ऐसे ही नीचे की तरफ कॉर्नर पे एटम रहेंगे, ठीक है, और बीच ये रहेगा, और बीच में क्या रहेंगे, 3 एटम रहेंगे। तो आप क्या देखोगे, देखो ये बीच में एक एटम, और यहाँ पे अपने पास क्या होगी, इसके बार बार ये ऐसे 6 एटम है वो ऐसे अरेंज होंगे, और बीच में क्या होंगे अपने पास है, बीच में आप देखोगे कि 3 एटम है, 1 2 और एक इसके ऊपर रहेगा, और ऐसे आप ऊपर की तरफ बना दो ये रो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात ये। और देखो इसको अगर ए बोलता हूँ तो ये डिफरेंट है, तो ये बी, और ऊपर वाला सेम आ गया तो ए हो गया, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ए बी प्रकार, ऐसे बोल देंगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब ये देखो ये पैकिंग कहाँ पर पाई जाती है, तो 2 एग्जाम्पल आप इसके याद रखेंगे, एक तो मैग्नीशियम पे और एक अपने पास जिंक पे। इन 2 में अपने पास क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है। समझ में आ गई होगी बात ये। तो ये चीज़ है। अब अपन देखो यहाँ पे है 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखो क्या होगा, हाँ सेम वैसा ही करना। देखो फर्स्ट लेयर लेके आनी है, ठीक है, किसकी, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ये सेम रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सेकेंड लेयर भी वैसे लेके आनी है आपको। ट्रायंगुलर वॉइड ये जो होंगे ना, आपको ट्रायंगुलर वॉइड आपको क्या करनी है, कवर करनी है। ट्रायंगुलर वॉइड करने पे आपके पास 2 वॉइड मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा और एक अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने पे तो ये बनती है हेक्सागोनल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने पे क्या मिल जाएगी आपके पास, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपके पास प्राप्त होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे क्या किया था अपन ने, हाँ, तो
सेकेंड लेयर तक तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करनी है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन से होंगे, देखो जो बोर्ड के पीछे नजर आ रहे हैं, देखो ये समझ में आ रही है ना बात ये। तो इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पे ऐसे रख दूँ, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये देखो ये वाला, इसके ऊपर मैं अगर ऐसे रख दूँ, तब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाएगी। देखो फर्स्ट लेयर कुछ और है, सेकंड कुछ और है, थर्ड लेयर कुछ और आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गई होगी। हाँ, इसमें अपने पास यूनिट सेल कौन सी होती है, फेस सेंटर होती है। देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखो सॉरी थोड़ा गलत बन गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इस जगह पे ये चीज़ है, ठीक है। इसमें आप ऐसे बनाओ और इसको मैंने यहाँ ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फेस सेंटर में होता है, एफसीसी में क्या होता है, अपने पास कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे और फेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने फेस के सेंटर पे रख दिए, 1 2, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो एक एटम तो सबसे नीचे की तरफ होगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि एक एटम ये रहा, देखो एक एटम तो ये मैंने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया जो ये वाला है, एक एटम अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, 2 एटम यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3, तो 3 एटम है वो एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सेकेंड लेयर तैयार हो गई। उसके बाद देखो ये हो गया ना, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2 और 3, ये वाले अपने पास यहाँ रहेंगे। और फिर अपने पास क्या हो जाएगा, हाँ 1 2 3 ये ले लिया ना, अब ये 2 ले लो, तो ये 2 हो गए और ऊपर ये अपने पास हो गया ये वाला, और सबसे ऊपर वाला ये आ जाएगा। तो ये अगर ए बोल रहे हो आप इसको, तो ये बी होगा, ये सी होगा और ये ए होगा। तो ए बी सी टाइप की पैकिंग हो जाएगी। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में क्या होती है, 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, इसकी यूनिट सेल क्या हो जाएगी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की तरफ, ठीक है। तो अब अपने आते हैं, छोटे मोटे टॉपिक बचे अब तो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना एकदम आसान काम है। कैसे निकालोगे, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो लेट एज लेंथ कितनी है यूनिट सेल की, अगर ए है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मास निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मोलर मास क्या होता है, जो आप बोलते हो कि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, ठीक है, 16 ग्राम है, क्या सच में एक ऑक्सीजन थोड़ी 16 ग्राम का होगा, वरना आपको वो एटम दिख जाता। तो वो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर के होता है, ठीक है। यानी कि मोलर मास ऑफ 1 एटम आप क्या लिखते हो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। एक एटम का मास नहीं होता वो, मोलर मास क्या होता है, इतने एटम, यानी एवोगैड्रो नंबर के मल्टीप्लाई में जो आप एक एटम का लिखते हैं ना मास, वो मोलर मास कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मोलर मास को मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ mm से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6.022, इसको मान लो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से mm अपॉन Na, यानी ये अपने पास आ गया, एक एटम का मास आ गया, ठीक है। पर अपने पास एक एटम हो जरूरी थोड़ी है भाई, किसी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक होता है, जैसे कि प्रीमेटिव यूनिट सेल के अंदर एक एटम आता है मास के हिसाब से। तो वो चीज़ हो गई। फेस सेंटर के अंदर अपने पास कितने आते हैं, 4 आते हैं, ठीक है। और बॉडी सेंटर के अंदर 2 आते हैं। तो वैसे आपको करना होगा। तो यानी कि टोटल अगर अपन मास अगर जनरली लिखें तो क्या हो जाएगा, Z, ठीक है, जिसको अपन रैंक बोल रहे थे, जो आपने अभी निकाली थी हर एक यूनिट सेल के लिए। तो Z से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ये मास आ गया आपके पास। Z मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे प्रीमेटिव यूनिट सेल के लिए 1 आया था, पर यूनिट सेल के अंदर एटम की संख्या बाई मास, उसको अपन क्या बोल रहे थे, Z बोल रहे थे। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ये आया अपने पास
ठीक है। Z इंटू mm अपॉन Na इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने पास A क्यूब। ये लो, ये डेंसिटी आपके पास आ गई। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, ध्यान में रखेंगे। जहाँ पर अपने पास Z का मतलब हो गया रैंक हो गई पर यूनिट सेल के अंदर एटम की संख्या, ठीक है, बाई मास। mm का मतलब मोलर मास हो गया, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, A का मतलब एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये डेंसिटी का खेल हो गया। उसके बाद आता है रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है। पहली बात ये किसके लिए है? आयनिक कंपाउंड के लिए। तो आयनिक कंपाउंड के लिए अपने पास होता है ये, और आयनिक कंपाउंड के लिए होगा तो केटाइन और एनाइन होते हैं आयनिक के अंदर। तो केटाइन और एनाइन के जो रेशियो होता है ना अपने पास, ठीक है, द रेशियो ऑफ किसका? रेडियस का। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ किसका? एनाइन, सॉरी क्या लिख रही है, केटाइन एंड एनाइन। केटाइन और एनाइन का जो रेडियस का रेशियो होता है वो रेडियस रेशियो कहलाता है। तो ये हो गया रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। इसको कई बार आर सी अपॉन आर ए भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो रेडियस रेशियो रेंज यहाँ मैंने लिख ली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ वॉइड, और यहाँ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लो रेंज आपके पास आ रही है 0.155 से लेके 0.225 तक, तो वो वॉइड कौन सा होता है अपने पास? तो वो वॉइड आपके पास होगा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड। और ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, ठीक है। ये चीज़ हो गई। वही एक एटम होता है ना वो 3 को टच कर रहा होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 0.225 से लेके 0.414 तक है तो वो आपका होता है टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की ये रेंज हो गई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड का होता है 4, ठीक है। 0.414 से 0.732 तक अगर है तो वो अपने पास होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। उसके बाद अपने पास आता है 0.73, सॉरी 8 नहीं आएगा, 6 आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, सॉरी। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 0.732 से लेके अगर 1 तक आता है तो वो अपने पास होता है क्यूबिक वॉइड होता है, ठीक है। और क्यूबिक वॉइड के लिए अपने पास यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखवाए थे कि मैक्सिमम सॉरी मिनिमम अपने पास कितने साइज का एटम उस वॉइड पे पर्टिकुलर पे रखा जा सकता है। ये रेडियस रेशियो का ही वहाँ पे परिणाम था। समझ में आ गई बात ही? तो आप इसको नोट करो। तो ये लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। लगभग अपने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। देखो आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना होगा शुरुआत में सॉलिड स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आपको जनरली छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड स्टेट 2 प्रकार की होती है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड या फिर नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। उनके बीच का डिफरेंस आप है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है, बाकी मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड जिसमें बनता है वो मेटालिक सॉलिड होते हैं। तो ऐसे आप है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद का लेके वो लगभग एंडिंग तक मैंने लाके ये चैप्टर छोड़ दिया है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? डिफेक्ट्स बचते हैं, ठीक है। केवल लैंग्वेज वगैरह है तो उसको समझाने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो वो आप खुद से पढ़ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन अगर अपन पढ़ें, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपके वहाँ पे मिलेंगे तो NaCl की स्ट्रक्चर हो गई, CaCl की स्ट्रक्चर हो गई, जिंक ऑक्साइड की हो गई, ठीक है, CaF2 की हो गई, और Na2O की हो गई, ठीक है। तो ये सारे आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, एक बार पढ़ लेना और ये चैप्टर अपना यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपने पास रहेगा सॉल्यूशन पे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।